हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके एआईबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। ये आपका इसका कंटिन्यू पार्ट है। 51 से लेके 100 तक क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे आपके। ओके, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक्नो अकेडमी। आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट में आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जिन स्टूडेंट ने अभी तक माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं एआईबी के जो माइनर सब्जेक्ट है, अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन सीरीज जो आप देखेंगे इसके अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। इसमें हमने डिटेल में आपको समझाया टैक्सेशन लॉ के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटली आपसे पूछे जाते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। Mr. Kapoor purchased a residential house in January 2021 for 80 lakh. He sold the house in April 2022, 94 lakh. In this case, the gain of 14 lakh arise on an account of sale of residential house will be charged to tax under the following heads. इन्होंने क्या कहा कि मिस्टर कपूर है, उन्होंने क्या किया, जनवरी 2021 में एक घर लिया 80 लाख का, ठीक है, जिनको उन्होंने अप्रैल 2022 में बेच दिया 94 लैक्स में। इस मामले में आवासीय मकान की बिक्री से उनको क्या हुआ, लाभ हुआ कितना, 14 लाख का। ठीक है, तो ये लाभ आप कौन से कर के रखेंगे, करके जब आप अलग अलग आप इनकम्स के सोर्सेज बताते हैं तो कौन से इनकम सोर्स में आप इसको रखेंगे, तो आप रखेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब आपकी पूंजी से जो आपको लाभ मिला है। ठीक है, जो पूंजी से आपको लाभ मिला है आप उस कैटेगरी में इसको रखेंगे, पूंजीगत लाभ से आए। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी आपका टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड है। द प्राइमरी जीएसटी स्लैब फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर आर प्रेजेंटेड बाय एक्ट। इन्होंने कहा कि जो आपकी जीएसटी स्लैब है वो अभी किस वे में है, कैसे है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इस टाइप से आप क्या लगाते हैं, अलग अलग आइटम्स पे, अलग अलग गुड्स पे आप क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। ओके, जीएसटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, स्पेसिफाइड पर्सन अंडर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। जो ये आपका 2013 का कानून है, इसमें हमने स्पेसिफाइड पर्सन्स की बात की है। इस स्पेसिफाइड पर्सन्स में आपके कौन से पर्सन इंक्लूड नहीं है, इस स्पेसिफाइड पर्सन में आपकी गवर्नमेंट्स नहीं आती। ठीक है, ना कोई गवर्नमेंट आएगी, आपकी राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार, ना ही आपकी गवर्नमेंट कंपनीज इसमें आएगी, ना ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट सोसाइटी, जो कि या तो पूरी तरह से या पार्शली आपकी किसके द्वारा एड की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी या खुद गवर्नमेंट इसमें आपका इंक्लूड नहीं होगी। ओके, कोई संघ, ट्रस्ट या संस्था को बनाई हुई है तो वो इसमें आपका इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अगर आप LARR एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इस एक्ट में हु अपॉइंट द कमिश्नर फॉर रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट। रिहैबिटेशन और रीसेटलमेंट आपका जो कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसको अपॉइंट किया जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट इसको आपका अपॉइंट करेंगे कमिश्नर को। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 55, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 डेट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 1973 वाज रिमूव्ड। हमने कहा था कि कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने रुपए देने होंगे, 500 रुपये देने होंगे मेंटेनेंस के लिए, वाइफ के लिए। ठीक है, एक अमाउंट हमने स्पेसिफाइड कर दी थी पहले आपका इसके अंदर CRPC 1973 के अंदर। तो बताइए इसको कब हटा दिया गया, तो इसको हमने 2001 में हटा दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान किए जा सकने वाली अधिकतम सीमा 500 रुपये को निम्न तिथि से हटा दिया गया। तो कब से हटा दिया गया, 2001 से इसको हटा दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 56, टर्म VIPO, VIPO की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संपौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे आपकी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू, ये आपका देखा जाए टैक्स को बोलते हैं एक तरह से। टैक्स के जब हम टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स जो आपका लगता है, तो वो कैसा है, ऑल असेसमेंट्स, ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सभी करदाताओं पर लागू होते हैं, ठीक है, तो जितने भी करदाता है आपके सब पे ये आपको सबको ये आपका कर देना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइजेस वेयर, संविदात्मक दायित्व तब उत्पन्न होता है जब देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर आपका इंटेंशन है, ठीक है, अगर आपका इंटेंशन है क्या बनाने का, लीगल रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है, कानूनी संबंध बनाने का आपका इंटेंशन है, चाहे आपने फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बनाया हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बनाया हो, वो आपकी क्या क्रिएट करती है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है, इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई आपका लीगल रिलेशनशिप बनाया है, तो फिर आपकी जो दायित्व होगा उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज, ठीक है, संविदात्मक दायित्व। क्वेश्चन 59, द फेमस pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of section 377, important question, इंडियन पेनल कोड रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट इन, जो आपका फेमस प्रोनाउंस हुआ था, मतलब कि जो आपकी फेमस जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट की, ठीक है, किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377, सेक्शन 377 अननेचुरल लस्ट की बात कर लीजिए आप, या फिर अननेचुरल लस्ट, ठीक है, इस टाइप के जो आपके ऑफेंसेस होते हैं वो आपके सेक्शन 377 के में आते हैं। इसको किसके अंदर रिवर्स कर दिया गया था, तो इसको रिवर्स कर दिया गया आपका नास फाउंडेशन के अंदर, ठीक है, सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रसिद्ध निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में पलट दिया गया। इसका क्या है, सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। अब स्टूडेंट आपको नास फाउंडेशन तो याद होगा, लेकिन आपको इसके अपोजिट पार्टी भी देखनी होगी, कौन थे इसके अपोज में, सुरेश कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following case the Supreme Court has held that the investigation officer should be allowed to refer to the record of investigation, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जांच अधिकारी को जांच अभिलेखों का संदर्भ लेने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो आपको क्या है, अलाउ है कि आप क्या कीजिए, रेफर कीजिए जो भी आपने रिकॉर्ड किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अयप्पा रेड्डी, ठीक है, अयप्पा रेड्डी का केस है ये, जिसमें कहा गया कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं, जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में आके तो आप रेफर कर सकते हैं वो रिकॉर्ड्स जो आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखे हैं, ठीक है, जैसे आपका रोजनामचा हो गया, या कोई और आपने ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, आपने वहाँ पे जाके मैप बनाया जो आप कहते हैं उसको, जो वहाँ क्राइम सीन का जो मैप बनाते हो, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, कर्नाटका वर्सेस यप्पा रेड्डी का केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन एडवोकेट एक्ट 1961, किस धारा के अंदर आपका एडवोकेट एक्ट की किस धारा के अंदर आपका एडवोकेट्स को पनिशमेंट दी हुई है कि अगर जब वो मिसकंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्या अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा दंडित किया गया है, तो कौन सी धारा है आपकी, सेक्शन 35। ओके, सेक्शन 35 इसके अंदर आपको पनिशमेंट देता है एडवोकेट्स को। क्वेश्चन नंबर 62, an advocate is under an obligation to uphold the rules of law
and ensure that the public justice system is unable to function at its full potential. ठीक है. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct, militates against the fundamental foundation of the public justice system it's held in. क्या हुआ, इसके अंदर जो आपके एडवोकेट्स हैं जिनका दायित्व है कि वो वह कानून के शासन को कायम रखे या सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक न्याय व्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके, किसी वकील द्वारा पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार है. ठीक है. मामूली दुराचार को भी नजरअंदाज करना सार्वजनिक न्याय व्यवस्था की मूलभूत नींव के विरुद्ध है. किस मामले में कहा गया कि अगर कोई एडवोकेट अपने दायित्व का पालन नहीं करता है, अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो ये इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम दुराचार मानेंगे आपका. किस मामले में कहा गया, ये बात कही कि आपकी ओपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. 2011 केस है ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. कि किसी ने भी एडवोकेट ने भी अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए, कानून को नहीं माना है, तो हम ऐसे मानेंगे कि उसने अपने प्रोफेशनल एथिक्स का वोलेशन किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉय बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न बाय. कोई आपका रेलवे का एम्प्लॉय है, ठीक है, रेलवे कर्मचारी है, उसका क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में उसको इंजरी आ गई है, ठीक है, तो उसको जो पेमेंट दी जाएगी कंपनसेशन, उसको जितना पेमेंट मिलेगा, तो वो किस एक्ट से आपका गवर्न होगा. दुर्घटना में घायल होने पर रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान निम्न द्वारा निम्नलिखित होता है, नियंत्रित होता है. इसका क्या है, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923. ठीक है. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 से ये आपका गवर्न किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. The minimum amount of compensation payable under Employees Compensation Act 1923 in case of total permanent disablement. ठीक है. पूरी तरह से वह क्या हो गया है, व्यक्ति डिसेबल हो गया है. ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, जो कि पहले रेलवे सर्वेंट था, एक्सीडेंट में उसके साथ ऐसा हो गया है, तो आप कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको देंगे. ठीक है. तो आप कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उनको देंगे, उनको आप देंगे 1,40,000. ठीक है. 1,40,000 रुपये उनको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा. हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख लीजिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65. प्रोमिसरी एस्टोपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी इज डिसाइडेड बाय द. सरकारी एजेंसी के विरुद्ध वचनबद्धता पर रोक का निर्णय निम्न है. स्टॉपल, हम आपके पे याद लेते हैं टू स्टॉप. स्टॉपल मतलब टू स्टॉप. हम आपको स्टॉप करते हैं कि आपने जो बातें पहले बोल के हमसे कोई कॉन्टैक्ट कराया, आपने हमें कोई बात बोल के पहले हमसे कॉन्टैक्ट करा दिया, तो अब आप उस पहली बातों पे जो आपने पहले हमें बात बोली थी उससे मुकर नहीं सकते. ठीक है. हम आप पे कोर्ट आप पे स्टॉप लगाता है कि आप पहले कही गई बातों से मुकर नहीं सकते हैं. तो अगर ये आपकी अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी लगती है, ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट भी लागू होता है. किस केस में आपका ये आ गया, तो केस आपका पोन्नामी मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ठीक है. पोन्नामी मिल्स बनाम केरला राज्य. ओके. ये केस आपका है प्रोमोसरी एस्टोपल का. सेक्शन 66, क्वेश्चन नंबर 66. रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी डैश अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट. भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर डैश होगी. ठीक है. अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन आपको लगता है, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज पे लगता है. ठीक है. कोई भी प्रॉपर्टी आप लेगी तो कुछ टाइम के बाद वो डेप्रिशिएट होती रहेगी, कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, एक्सेप्ट योर लैंड. लैंड को छोड़ के बाकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो दिन ब दिन आप उसका यूज़ करते हैं, तो ड्यू टू टीयर वो क्या होता है, थोड़ा उसका वैल्यू कम हो जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो क्या रेट आपके इसके अंदर है, इसके अंदर रेट है आपका वो है 20%. ओके. इसके अंदर जो आपका रेट है तो वो रेट है आपका 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर एनुअल वैल्यू इज 3/10
10 ऑफ एनुअल वैल्यू। आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत वार्षिक मूल्य से कटौती की राशि क्या है? सेक्शन नंबर 24 आप निकाल लेना आराम से, ठीक है। आप AIB के वेब पर देंगे तो नॉर्मली इस एक्ट का आप देख लीजिए, सेक्शन नंबर 24 निकाल लेना, वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू आपको क्या करना है, डिडक्शन करना है अपने टैक्स में से, ठीक है। जितनी इनकम आती है उसमें से पहले ये डिडक्ट करके फिर आपको टैक्स लगाना है। क्वेश्चन नंबर 68, शेड्यूल सेकंड ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद। जो आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है 1923 का, वो उसका शेड्यूल 2 किससे डील करता है? तो वो हमें बताता है ऐसी लिस्ट ऑफ पर्सन जो कि आपके एम्प्लॉयज में आएंगे। कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची देता है आपको शेड्यूल नंबर 2 किसका? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का, ठीक है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। क्वेश्चन नंबर 69, मैक्सिम रेस स्पा लिक्विटर मीन्स द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, ठीक है। जो चीज़ है वो खुद के लिए खुद ही बोलेगी। मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी बात की नॉलेज है, ठीक है, अगर मुझे किसी बात की नॉलेज है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी मेरे पास है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी मेरे ऊपर है कि उस बात को मैं ही आपका प्रूफ करूं कोर्ट के सामने, ठीक है। उस बात को मैं ही प्रूफ करूं आपका कोर्ट के सामने, इस बात का बर्डन भी मेरे ऊपर ही है अगर वो बात मेरी नॉलेज में है तो यह द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, जिसकी व्यक्ति की नॉलेज में है बात वही उसको प्रूफ करेगा। ओके, ये आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट पढ़ते हैं तब आप ये पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, द कमिटी विच लीड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय। जिस कमेटी ने आपकी, ठीक है, जिस समिति ने आपका ये अमेंडमेंट बनाई है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 बनाया जिन्होंने पास किया, उसके हेड कौन थे? उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे आपके न्यायमूर्ति या जस्टिस JS वर्मा, ठीक है, JS वर्मा साहब उसके हेड थे उस कमेटी के। क्वेश्चन नंबर 71, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय होम। जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, उद्देश्य प्रस्तावना जो आपकी पास की गई थी 22 जनवरी 1947 को, वो किसने ड्राफ्ट की थी, वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका मतलब प्रस्तावना पेश की थी, उद्देश्य प्रस्तावना, कि हम क्या क्या आपके पॉइंट रखेंगे, ठीक है, हमारा देश आज़ाद होगा तो हम किस पॉइंट्स पे आपका देश चलाएंगे, वही पॉइंट्स हमने बाद में प्रेम्बल में ऐड कर दिए थे और वही आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे ही हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हमारी फंडामेंटल राइट से हट गया है, ठीक है, हट गया था। तो बताइए किन के समय पे, मतलब उस टाइम पे कौन आपके प्रेसिडेंट थे जब ये कौन आपके PM थे, ठीक है, जब ये बात हुई? तो मोरारजी देसाई के टाइम पे आपका क्या हुआ था, ये बात अप्लाई हुई, ये हटाया गया था आपका, ठीक है, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 73, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन। जो आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट है, आपका सख्त दायित्व का जो कंसेप्ट है आपका, वो किस निर्णय में आया? आपका निर्णय है आपका रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपकी अप्लाई की थी। ओके, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, एक होता है आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, ये दो कंसेप्ट आते हैं। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या है कि जो साथ वाला व्यक्ति है उसकी दायित्व भी बन गया है, मतलब मैं किसी काम के लिए मेरा कोई दायित्व था, मेरे साथ साथ अदर पार्टी का भी कोई दायित्व बन गया है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कि मेरे ऊपर पूरी स्ट्रिक्टनेस है कि मेरे ऊपर ये दायित्व है तो मेरे ऊपर ही है ये, ठीक है, मैं किसी को आगे दे नहीं सकती, इस टाइप से है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपका कंसेप्ट, सख्त दायित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन। जो आपका रूल है लास्ट अपॉर्चुनिटी का, टोट का ये आपका मामला आता है। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन किसने कहा, किस केस में कहा गया? डेविड वर्सेस मैने के केस में ये कहा गया आपका द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वाज इट हेल्ड that the right confirmed under
सेक्शन 25 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 superseded any contract to the contrary. The fact of the date of decree may not different. जो आपका निम्नलिखित में से किस मामले में ये निर्णय दिया गया कि हिंदू दैत्य ग्रहण दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी किसी भी विपरीत अनुबंध से ऊपर है। इस तथ्य में कोई फर्क नहीं पड़ता कि, ठीक है, इस बात पे कोई फर्क नहीं है कि वो सबसे ऊपर है। तो ये किस मामले में आपका कहा गया? तो ये मामला है आपका सैसी एमल वर्सेस त्यूरू अमल। ठीक है, ये केस आपका सेक्शन 25 से रिलेटेड। क्वेश्चन 76 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न। किन प्रॉपर्टीज पे आपका सेक्शन नंबर 30 अप्लाई होता है? बी एक्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ पे ऐसे कोमा लगा के लिखे हुए ये नाम। तो वहाँ पे है आपका तड़वड़, तवाजी, कुटुम्बा, कवारू, इलोम। ठीक है, ये सारे आपके वर्ड्स है जिसमें आपका सेक्शन नंबर 30 में ये दो वर्ड्स लिखे हुए तवाड़ एंड तवाजी। ठीक है, ये वर्ड्स आपके वहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पे आपका ये प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन नंबर 30 अप्लाई होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। किसी भी स्टेट बार काउंसिल का मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर्स आप रख सकते हैं? मैक्सिमम 25 मेंबर आप रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 द फ्रेज फाइल अ PIL ostensively in public interest but in fact to serve personal or private interest means सार्वजनिक हित में लेकिन वास्तव में व्यक्तिगत या निजी हितों की पूर्ति के लिए जनहित याचिका दायर करना। ठीक है, आप क्या करते हैं? जनहित याचिका जो आप PIL अप्लाई करते हैं वो आप क्या करते हैं? आप कहते तो है कि सार्वजनिक हित में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी निजी हित की पूर्ति के लिए भी वो दायर की जा सकती है। इसका अर्थ क्या है? केवल निजी हितों की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब आप ये कॉन्सेप्ट लाते हैं PIL का तो आप क्या कहते हैं कि हम बात करें पब्लिक की। ठीक है, तो जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हर एक इंडिविजुअल भी शामिल होता है। तो इन सब इंडिविजुअल्स के खुद के राइट्स भी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइलिंग PIL फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट। ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए हमने क्या किया? PIL दायर किया। इसका मतलब ये माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 फाइलिंग ऑफ फिरोवियस PILs रिजल्ट इन। अगर आपने कोई तुच्छ जनहित याचिका दायर की है जो कि आपकी गलत है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज बैकलॉग ऑफ केसेस। अगर आप बार बार ऐसी PIL दायर करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ कोर्ट को तंग करने के लिए कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, रिसोर्स की वेस्टेज है। ठीक है, संसाधनों का आप वेस्टेज करें। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केस। अगर कोई और जेन्युइन केस आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होगा उनको सुनने के लिए। नॉर्मल से आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कंसर्ट ऑफ हाउ मैनी फैक्ट फैमिली इज मैंडेट बाय द LARR। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट चलाना है जो कि आपका पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट भी इंक्लूड है और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसमें इंक्लूड है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको चलाना है जो कि फैमिलीज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप कितनी फैमिलीज की सहमति लेंगे? जो कि फैमिलीज इफेक्ट हो रही है तो उसमें आप कितनी फैमिलीज की सहमति लेंगे? लैंड एक्विजिशन करना है, उनकी आपको जमीन एक तरह से लेनी है, ठीक है, भूमि अधिग्रहण करना है, तो 70% फैमिली जो अफेक्ट हुई है उनका जो 70% फैमिलीज है उनसे पहले आपको सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऐसे प्रोजेक्ट चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। एक ऐसी कंपनी जो आपकी घरेलू कंपनी नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, तो वो कितना इनकम टैक्स पे करेगी? तो वो पे करेगी आपका 40%। ठीक है, तो वो 40% इनकम टैक्स आपका पे करेगी। क्वेश्चन 82 अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस। एक टीचर जो है वो आपका वर्कर नहीं है, शिक्षक को श्रमिक नहीं माना गया। किस केस में ये कहा गया? केस आपका ए सुंदरम मबल, ठीक है, सुंदर मबल
वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इस केस में कहा गया कि जो टीचर है आपके वो वर्कमैन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के अंदर चाइल्ड की परिभाषा में कौन से बच्चे आते हैं? फैक्ट्री एक्ट की आप बात करते हैं तो चाइल्ड में वो बच्चे आते हैं जो बच्चे आपके 15 साल से छोटे हैं, ठीक है, जिन्हें 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, मतलब 15 साल से जो छोटे हैं उनको हम चाइल्ड मान के चलते हैं आपके फैक्ट्री एक्ट के अंदर। नॉर्मली अब चाइल्ड किसको मानते हैं? 18 साल से कम वाले व्यक्ति को, लेकिन हमने जब फैक्ट्री एक्ट पढ़ा तो हमने देखा वहाँ पे बच्चे आपके 15 साल से कम आयु के बच्चे वहाँ पे लिए हुए हैं चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, दिस यूनिसिटरल मॉडल लॉ एंड रूल डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट के स्टार्टिंग में मैंने आप पढ़ाया था आपको, यूएनसीआईट्रल मॉडल लॉ की बात वो करता है। बिकम पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू द बिकम एन एड टू कंस्टिट्यूट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ। यह यूनिसिटरल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं बनाते हैं। इससे अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या में सहायता मिलती है। ठीक है, ये नहीं है कि यही जो इन्होंने रूल्स बना दिए, ये आपका एक कमीशन था, ठीक है, इस कमीशन ने जो रूल बना दिया आपका, ऐसा नहीं है कि उसी पे हम अपना कानून बना देंगे। ये बस क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। तो ये किस मामले में कहा गया? ये कहा गया आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। ठीक है, इस मामले में आपका ये कहा गया था कि यूनिसिटरल मॉडल लॉ जो है आपके सिर्फ आपको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019, any pronouncement of talaq as defined under the act by a Muslim husband upon his wife by word either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatever so shall be। इन्होंने कहा कि जब मुस्लिम वुमेन एक्ट आपका 2019 का आया है, अगर किसी व्यक्ति ने तलाक बोला है, मुस्लिम हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को तलाक बोला है बाय वर्ड, स्पोकन लिखित रूप में बोला है, वैसे नॉर्मल बोला है, लिखित में बताया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बताया, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या मानी जाएगी? वॉइड, कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा आपका और कंपाउंडेबल होगा। ठीक है, ऐसा आपका ये क्या है, ये तलाक का जो बोला है वो वॉइड होगा पहले, ऐसे मामले आपके संज्ञेय अपराध होंगे और ये आपके शमनीय अपराध है। ठीक है, समझौता योग्य यानी शमनीय अपराध, क्षमा कर सकते हैं आप, इसमें कुछ रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं मुस्लिम हस्बैंड को। क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड मीन्स, पहले ही डेफिनेशंस में आपको देखने को मिल जाएगा एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। ठीक है, क्या होता है? कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस सब्सटेंस है जो कि आपका किसी मात्रा में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। जिस मात्रा में वो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो कैसे हो गई है, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है। जिस मात्रा में वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है, ऐसा कहा गया आपका इस डेफिनेशन के अंदर। कोई भी ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ जो इतनी सांद्रता में मौजूद हो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज जुडिक्शन विद इन रेफरेंस टू। अगर हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की, आप एनवायरमेंट लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आपके बनाए जाते हैं। तो इसके जो आपके अधिकार है, क्षेत्राधिकार मान लीजिए या कोई भी इसका जो अधिकार है, ठीक है, वो किस पे नहीं है, ये किस पे अप्लाई नहीं होता? ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे अप्लाई नहीं होता, ना ही आपका एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट जो है आपका उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण निम्नलिखित अधिकारों के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सेकंड, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारी मान्यता अधिनियम 2006। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, an attempt to acquire sensitive information such as username, password, credit card details by masquerading as a trustworthy entity in the electronic communication is known as। कोई व्यक्ति अगर अटेम्प्ट करता है आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने का, ठीक है,
आपसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके कोई व्यक्ति आपकी ये चीज़ें निकालने का प्रयास करता है, आपके यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस एक्ट को हम क्या कहेंगे, आपका फिशिंग, फिशिंग करना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संचार में किसी विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके उपभोक्ता नाम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड आप मांग रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिशिंग करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ प्लेंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 195 CRPC, it is manifest that it become into operation at the stage when the court intend to take cognizance of an offense under section 191 CRPC. ठीक है। And it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which disclose a cognizable offense dash. In other words, the statutory provision of the police to investigate under the code is not in any way controlled or circumstanced by the section 195. तो ये किस मामले में आपका कहा गया, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को सीधे तौर पर पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि उस समय लागू होती है जब न्यायालय धारा 191 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है। 191 कंप्लेंट पे आप गए और इसका पुलिस की उस वैधानिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है जिसके तहत वह किसी ऐसी FIR की जांच करती है जिसमें संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। ठीक है। FIR पे ये तो पुलिस सीधा जांच कर लेगी, लेकिन आप कंप्लेन पे गए हैं तो जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे तभी आप कंप्लेन करेंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में संहिता के तथ्य जांच करने की पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया निम्नलिखित या सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्टली आपको पता है पुलिस कंप्लेन, जो भी कंप्लेन आपको मजिस्ट्रेट के पास गई है, पुलिस सीधा उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। किस मामले में कहा गया कि ये मामला था आपका राज सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है। राज सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में ये कहा गया, 1998 का ये मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पीक वर्सेस ग्रीनी इज अ फेमस केस रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड केस है आपका, ये केस है आपका धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 इंपॉर्टेंट, द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से परिवर्तनकारी संवैधानिकता के सिद्धांत का हवाला किस मामले में दिया है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आपका ये कहा गया। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट पेटेनेबल। पेटेंट एक्ट के अंदर कौन सा आपका मामला जो है वो पेटेनेबल नहीं है, इसकी हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं आपका। तो स्टूडेंट ये जो नीचे पॉइंट लिखे हुए इन सब केस में हम आपका क्या नहीं करा सकते हैं, पेटेंट नहीं करा सकते हैं। पहला है अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कृषि पकाने की विधि का पेटेंट नहीं ले सकते आप। सूचना का प्रस्तुतिकरण, इसका भी पेटेंट नहीं लिया जाता आपका। और फिर है आपका एकीकृत परिपथों की संधारिकता। ठीक है, इसमें भी आप नहीं लेंगे क्या बोलते हैं आपका पेटेंट। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, ये केस आपका है LGBTQ+ से रिलेटेड। ठीक है, इनके जो राइट्स है, इनके राइट्स की बात इसमें कही गई थी आपके। ओके, इनके राइट्स की बात यहाँ पे आपकी की गई थी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93, विप्रो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिप्लेस प्री एग्जिस्टिंग। पहले आपका BIRPI एक्ट था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी BIRPI, इसको रिप्लेस करके क्या बन गया आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10 जनवरी 2020 रिलेटिंग टू द चैलेंज अंडर आर्टिकल 34। इसके अंदर क्या किया गया, हमने चैलेंज किया आर्टिकल 34 को, संविधान का। इश्यू फॉर एन अप्रोप्रिएट रेट, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस दिया हमने एक पर्टिकुलर रेट का। तो वो रेट क्या थी, फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड इंटरनेट हैव बीन शट डाउन इन JNK। देखिए क्या हुआ,
इस केस में हमने बात की थी कि राइट टू इंटरनेट की। नॉर्मल मैं समझा देती हूँ आपको। इस केस में हमने बात की राइट टू इंटरनेट की, ठीक है, कि हमारे पास हर व्यक्ति पास अधिकार है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये मामला आपका J&K से रिलेटेड का मामला है, ठीक है। इसमें हमने रेट लगाई थी आपके आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, ओके। तो ये केस नॉर्मली पूछा गया, ये केस किससे रिलेटेड आपका, तो इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड ये केस आपका है, ओके। अनुराधा बसीन बनाम भारत संघ का मामला। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, द पिटिशनर प्रोफेशनल of the political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitution provisions challenge in the दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 95, द पिटिशनर अ प्रोफेशनल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक पिटिशनर है, एक वादी है आपका, जो क्या है, एक आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेसर है वो इसका। हु हैज डन सब्सटेंशियल रिसर्च, जिसने क्या किया, कुछ रिसर्च किया है, और रिसर्च करके उसने क्या किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को उसने चैलेंज किया, फॉलोड बाय द स्टेट ऑफ बिहार इन प्रोक्लेमेशन अ नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट ग्रांटिंग द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। उसने देखा कि स्टेट ऑफ बिहार में क्या है आपका ऑर्डिनेंस के नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं बिना किसकी परमिशन के, बिना आपकी परमिशन किसके, लेजिस्लेचर के, ठीक है। उसने क्या किया, एक पिटिशन आपकी फाइल की, क्या पिटिशन थी, सफिशिएंट इंटरेस्ट टू मेंटेन द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। तो ये किस मामले में आपकी बात आई है, ये आपका मामला है DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 का, ओके। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक मिनट आप ये देखिए, यहाँ से देखिए आप मामला इसका, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक मिनट वीडियो पोस्ट करके इसको पढ़ लीजिए, ओके। हम देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर GST लॉ डज इंक्लूड, जो आपकी मनी की डेफिनेशन है GST के अंदर, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, जो आपकी GST लॉ के अंदर मनी की डेफिनेशन है उसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसके अंदर इंक्लूड होंगे आप लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट जो आप दे रहे हैं वो इंक्लूड होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर इसमें इंक्लूड होगा, और ट्रैवलर चेक्स, ये तीनों चीजें आपकी मनी में आएगी जीएसटी के अंदर। इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा करेंसी हेल्ड ऑफ नोमेटिक वैल्यू, ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी आपके पॉइंट्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, श्री राम फर्टिलाइजर्स केस, द कोर्ट हेल्ड, जो आपका MC मेहता का केस था यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा इन एस्केप ऑफ द टॉक्सिक गैस द एंटरप्राइज इज स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट, अगर जो आपकी टॉक्सिक गैस निकलती है कहीं से, तो जो आपकी जो एंटरप्राइज होंगी, जो कंपनीज है, जो इंस्टीट्यूट है आपके, वो क्या होंगे, लायबल होंगे किसके लिए, वो कंपनसेशन पे करेंगे, ठीक है, कि उस एक्सीडेंट से, जो उनके टॉक्सिक गैस निकलने का जो एक्सीडेंट है उससे जो जो पर्सन इफेक्ट हुए हैं आपके, तो उसके लिए कंपनसेशन आपका देंगे वही एंटरप्राइज, और ये उनकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ठीक है, ये उनके ऊपर सख्त उनका दायित्व है कि उनको ऐसा करना ही होगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एबर्ट पैरी व्हाट आर द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, एबर्ट पैरी ने क्या कहा आपका कि एडवोकेसी के लिए वकालत के 7 स्तंभ है, तो वकालत के कौन कौन से 7 स्तंभ है आपके, पहला ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज साहस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब कि जो व्यक्ति परिश्रम है, ठीक है, मेहनती है, विट उसकी वाक वाक प्रभुता, ठीक है, बोलने में कैसा है, इंटेलिजेंस उसकी देखी जाएगी। नेक्स्ट विवेक उसका कैसा है, जजमेंट, ठीक है, फेलोशिप, एलोक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप, ये 7 पॉइंट्स आपके इसमें लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द सुप्रीम कोर्ट हैज legislated living
विल्स एंड पैसिव यूथेनेशिया सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन दैट गिव्स। देखिए क्या होता है, हमने कहा कि राइट टू लाइफ में आपका राइट टू डाई ऐड नहीं है, जीने के अधिकार में आपका मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, कोई व्यक्ति कोमा में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको देखो दो प्रोसेस होते हैं किसी को मारने के। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं कोई बुजुर्ग है, आमतौर पे क्या कर सकता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति को आपने मतलब कि किसी ने नशे वाला टीका लगा दिया, ठीक है, जहर का टीका लगा दिया। कई केसेस ऐसे आते हैं बुजुर्ग व्यक्ति को जहर का टीका लगा दिया कि भाई उसकी डेथ हो जाएगी, और खुद परेशान है, हमें परेशान करता है, तो हमने क्या कर दिया, खुद से हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया उनके बॉडी में जहर, ठीक है, तो वो होता है एक्टिव यूथेनेशिया। आपने कोई ऐसी चीज की है, एक्टिवली उनकी बॉडी में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया है कि जिससे उनकी डेथ हो जाए, एक्टिव यूथेनेशिया। वो स्टेज में है कि वो खुद पीड़ित हो रहे हैं, आप पीड़ित हो, या फिर वो तो नहीं हो, आप ज्यादा पीड़ित हो, तो क्या, तो आपने क्या कर दिया, इंजेक्शन दे दिया जहर का, तो वो हो गया एक्टिव यूथेनेशिया। तो ये तो इंडिया में पूरी तरह से बैन है, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया क्या है, कोई व्यक्ति है आपका कोमा के अंदर, ठीक है, कई साल से कोमा में है, कोई रिकवरी के कोई चांस नहीं है, उसका सिर्फ माइंड जो है वो वर्क कर रहा है, माइंड वर्क कर रहा है, बॉडी उसकी बिल्कुल ही काम नहीं करती, माइंड उसका काम करता है, ठीक है, उसकी सिर्फ सांसें चल रही है, तो वो है पैसिव यूथेनेशिया। उसके अंदर क्या किया आपने, उसको कोई इंजेक्शन नहीं दिया, आपने इंजेक्ट नहीं किया, आपने बस उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया। सपोर्ट सिस्टम मतलब जिस मशीनों के जरिए वो क्या कर रहा था, जी रहा था, डॉक्टर जो मशीनें लगा करते हैं जिनके जरिए वो जी रहा है, आपने वो सपोर्ट उसका हटा दिया, ठीक है, आपने खुद से कुछ चीज इंजेक्ट नहीं की, आपने क्या किया, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो हटा दिया, तो वो होता है आपका पैसिव यूथेनेशिया। तो कौन सा मामला ऐसा है जो इसके बारे में बात की सबसे पहले जिसमें, तो वो मामला है आपका कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ठीक है, इस मामले में आपका ये बात की गई थी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी आपका कहां से आया, जीएसटी आपका आया 101 एक सेकंड दोबारा लिख देती हूँ, 101 अमेंडमेंट एक्ट से आपका ये आया, ठीक है, जीएसटी, ओके, 2016 में ये आपका आया। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा ये था, इतना था, ठीक है। जिन बच्चों को राजस्थान एपीओ की तैयारी करनी है, जैसे आप सबको पता है बम्पर वैकेंसी आई हुई है राजस्थान एपीओ की, जिन बच्चों को राजस्थान एपीओ की तैयारी करनी है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे या तो इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ओके। तो हम इसके आपके बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को राजस्थान एपीओ की तैयारी करनी है वो आप बैच ले सकते हैं, ये आपका प्री मेंस दोनों का बैच रहेगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस भी आप एआईबी क्वेश्चन डिस्कस देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब आपने अगर लास्ट में माइनर आपके रह गया तो इनको अगर पढ़ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।